हम अपने सहयोगी रणवीर के पास चलेंगे। रणवीर, बीजेपी ने तो कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास भरा, लेकिन कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़े नाराज तो नहीं दिखे गठबंधन के चलते? देखिए, गठबंधन जो बड़े नेता थे उनके बीच का फैसला था और इस फैसले के बाद इस बार कम से कम गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो एक साथ दिखाई दिए। मिलकर चुनाव लड़ना कैसा होता है वो भी कोशिश की दिखाने की। जो कोऑर्डिनेशन था हमने तमाम सीटों पर देखा। जहां सपा की बैठकें चल रही थी वहां कांग्रेस के लोग थे, जहां कांग्रेस की रोड शो या रैली चल रही थी वहां समाजवादी पार्टी के झंडे थे। इवन जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव रायबरेली में संयुक्त सभा करने आए थे तब भी समाजवादी पार्टी के झंडे इतने सारे थे। तो इस बार दोनों दलों में जो आपसी समन्वय था वो बहुत बेहतर दिखाई दिया। अब अगर बात करें रिजल्ट्स की तो एग्जिट पोल्स को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि जो एग्जिट पोल्स हैं वो सही नहीं हैं और आज जब दोपहर होते होते आंकड़े क्लियर होने शुरू होंगे तो नंबर्स बदलेंगे। और उत्तर प्रदेश की अगर खास तौर पे बात करें तो 80 सीटें हैं, जहां यूपी इस बार 80 में बीजेपी इस बार यूपी में 80 सीटें जीतने का ऑन रिकॉर्ड दावा कर रही है और ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में बीजेपी कहती है कि हम कम से कम 70 सीटें जीतेंगे। वहीं जब समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से बात होती है तो उनका दावा है कि हम कम से कम इंडिया अलायंस 30 से 32 सीटें जीतने वाला है। फिलहाल ज़रा ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें भी देख लीजिए। ये लखनऊ में विधानसभा के सामने बीजेपी का दफ्तर है, जहां सुबह सुबह हमारे अलावा तो कोई आया नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में उम्मीद है कि यहां पर नेता आना शुरू होंगे। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो 80 सीटों में सबसे ज़्यादा सीटें देश में उत्तर प्रदेश में और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चेहरे भी उत्तर प्रदेश से चुनाव मैदान में हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी से लेकर के जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो निगाहें सबकी हैं। और अगर बात करें सपा की, बसपा की, कांग्रेस की, तो विपक्ष इस बार इस कोशिश में है कि जो 2019 में बीजेपी गठबंधन को 64 सीटें मिली थी, कम से कम बीजेपी को उससे नीचे लाया जाए और 50 के आसपास रखा जाए। इस तरह का दावा सपा और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं कि 50 के आसपास बीजेपी रहेगी। लेकिन जब बीजेपी के नेताओं से बातचीत होती है तो वो क्लियरली ये कहते हैं कि हम गिरे हालत में 70 सीट जीतने वाले हैं। तो एग्जिट पोल्स जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बेहतर स्थिति में दिखा रहे हैं उसको फिलहाल विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। वाराणसी में खास तैयारी है, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव लड़े हैं। बगल की अमेठी सीट पर गांधी परिवार से कोई नहीं लड़ा, लेकिन गांधी परिवार के खास किशोरीलाल शर्मा और सामने स्मृति ईरानी है। तो लखनऊ से एक सेफ सीट बीजेपी की, जहां से राजनाथ सिंह इस बार चुनाव मैदान में हैं। पास में कन्नौज है जहां से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी से डिम्पल यादव, उनके परिवार से 3 और सदस्य हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव हैं। इसके अलावा फिरोजाबाद और बदायूं सीट से भी जो अखिलेश के परिवार के सदस्य हैं वो चुनाव मैदान में हैं। तो अलग अलग उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक अलग अलग समीकरण दिखाई दिए। 7 फेजेज में चुनाव हुए और इस चुनाव खत्म होने के बाद अब जो है आज सबसे बड़ा दिन है। जाहिर है नतीजे आने के साथ साथ इस बीजेपी दफ्तर में जश्न होगा या यहाँ ऐसे ही सन्नाटा। आप सबसे बड़े राज्य में हैं, फैसले की घड़ी आज है। हम इंतजार रहेगा कुछ ही देर में, अब काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। एक बार हम यूपी से अब बिहार का रुख कर लेते हैं। हमारे नेशनल एडिटर मनीष कुमार हमारे साथ हैं। मनीष, बिहार क्या इस बार चौंकाने वाला है? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ये उम्मीद लगाए बैठा है, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ रैलियां करी है, जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, उनको ये उम्मीद है कि ये गेम चेंजर स्टेट साबित होगा इंडिया गठबंधन के लिए। अदिति, पहले मैं बता दूं कि हम अभी फिलहाल लालू यादव और तेजस्वी यादव के घर के सामने ही हैं। अभी यहाँ पर कुछ 3-4 मीडिया कर्मी के अलावा और कोई नहीं है। और जैसे जैसे रुझान आएंगे या परिणाम आएंगे उसके बाद यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी। यही वो सड़क है। यहाँ से 2 मकान के बाद, 2 बंगले के बाद में नीतीश कुमार अभी फिलहाल 7 सर्कुलर रोड में रहते हैं। वहाँ भी कमोबेश यहाँ यही स्थिति है। वहाँ कोई मीडिया वाला आपको नहीं दिखेगा। हाँ, एक बात तय है कि इस बार जो एग्जिट पोल के जो रुझान आए हैं उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बेहतर होगा। काफ़ी बेहतर का अर्थ क्या है? क्योंकि बिहार में जो सामाजिक समीकरण है उस सामाजिक समीकरण के अनुसार जो एनडीए का पलड़ा काफ़ी भारी है। क्योंकि 2019 में आपने देखा था चुनाव परिणाम आए थे, 40 में से 39 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन इस बार
महागठबंधन ने, खासकर राष्ट्रीय जनता दल ने लेफ्ट पार्टियों के साथ, वो चाहे सीपीआईएमएल हो, सीपीआई हो या सीपीएम हो, और उसके अलावा कांग्रेस के साथ कंप्लीट अलायंस किया था। और ना केवल उन्होंने अलायंस किया अदिति, बल्कि साथ ही साथ जो उन्होंने टिकट का वितरण किया, जो उम्मीदवारों का चयन किया, उसमें सामाजिक समीकरण का काफी ख्याल रखा। खासकर उन्होंने वैसे जातियों के लोगों को उम्मीदवार बनाया जो परंपरागत एनडीए के समर्थक माने जाते हैं। जैसे औरंगाबाद की सीट है, वहां से 3 बार से बीजेपी जीत रही है, लेकिन वहां पर एक अभय कुशवाहा, जो कुशवाहा जाति से आते हैं, जिसके कारण एनडीए का वोट दरका। उसी प्रकार से मुंगेर की सीट, जहां से जनता दल यूनाइटेड के जो वरिष्ठ नेता हैं ललन सिंह, वो वहां पर खड़े हैं, और वहां पर उन्होंने एक महिला को उम्मीदवार उतारा जो कि मंडल जाति से आती हैं, धानुक जाति से आती है, जो कि एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड का परंपरागत वोट है। उसी तरीके से वैशाली से बीना देवी जो राजपूत जाति से हैं, उनके सामने में मुन्ना शुक्ला को जो भूमिहार जाति से आते हैं, जिससे कि एक एनडीए के जो परंपरागत वोटर थे वो पहली बार महागठबंधन की तरफ वोट करते हुए दिखे। हाँ, एक बात यह है कि तेजस्वी यादव इस चुनाव में निश्चित रूप से सबसे बड़े क्राउड पुलर थे, लेकिन वो जो जनता थी, जो भीड़ थी, वो क्या वोट थी, वो क्या वोट में तब्दील हुई, वो आज के परिणाम से पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से ये लग रहा है कि जो एनडीए, जो उसके 39 सीटों का एक रिकॉर्ड विक्ट्री थी 2019 में, शायद उसे वो एग्जिट पोल के रुझान के अनुसार वो उसे बरकरार रखने में या उसे कायम रखने में शायद कामयाब नहीं हो पाएगा। अदिति।